एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी पर। और आज बात करने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो आइए अपन समझ लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। कल्पना कीजिए कि यह एक अपवर्तक सतह है और ऊपर का माध्यम सघन माध्यम है और नीचे का माध्यम विरल है। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है। ये प्रकाश की एक किरण है जो इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है। ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर इस प्रकार से हटेगी। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। अब यदि आपतन का कोण और बड़ा हो तो क्या होगा? आपतन का कोण बढ़ाने पर यह अपवर्तन का कोण भी बढ़ेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपतन के कोण के लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपतन का कोण और अपवर्तन का कोण बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। यह देखिएगा कि आपतन का कोण कम है तो अपवर्तन का कोण आपतन के कोण से तो बड़ा ही बनेगा। उसके बाद में हमने आपतन के कोण को बढ़ा दिया तो बढ़ाने के बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इस स्थिति को बोलते हैं, आपतन के इस कोण को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये जो आई है इसको आई सी से प्रकट करते हैं और इसको क्रांतिक कोण कहा जाता है। आई सी क्रांतिक कोण कहलाता है। और क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन का कोण आर ये बराबर 90 डिग्री होता है। आई थिंक क्लियर कि आपतन के कोण के लिए जब अपवर्तन का कोण 90 डिग्री का हो तो उस आपतन के कोण को हम क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं, आईसी से प्रकट करते हैं। अब यदि प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण बनाती हुई आपतित होती है तो क्या होगा? अब अपवर्तन का कोण 90 से अगर बड़ा बनेगा तो वह पहले वाले माध्यम में ही प्रवेश कर जाएगी, अर्थात प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में नहीं आते हुए अब परावर्तन के नियम का पालन करती हुई वापस लौट जाती है। तो यदि I का मान क्रांतिक कोण से बड़ा है, यदि I इज ग्रेटर देन IC, आपतन का कोण यदि क्रांतिक कोण से बड़ा है तो प्रकाश की किरण द्वितीय माध्यम में प्रवेश न करती हुई वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हो गई। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। अगर परिभाषा में बात करें तो कहेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक के कोण से अधिक कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो पुनः उसी सघन माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्त हो गई। पहली शर्त तो यह है कि प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो ही संभव है। विरल से सघन में जाने पर क्रांतिक कोण से अधिक हो नहीं सकता। तो सघन से विरल में जाने पर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और दूसरा, आपतन का कोण हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना, तभी हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जब दोनों शर्तें पूरी होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। हम इस क्रांतिक कोण पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रकाश जब सघन से विरल में जाता है तो उस स्थिति के अंदर यदि सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू है तो हम यहां पर 1/μ बराबर लिख सकते हैं साइन IC बटे साइन 90। अब आप सोच रहे होंगे हमने 1/μ क्यों लिखा है? तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो हम म्यू लिखते हैं। अब जब सघन से विरल में आया तो हमने इसको 1/μ लिख दिया, साइन IC बटे साइन 90, यानी कि म्यू बराबर 1/sin IC। ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के अंदर संबंध हुआ। अब बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोगों पर। तो एक अनुप्रयोग है कि हीरा अधिक चमकदार दिखाई देता है।
बहुमूल्य है, उसका मूल कारण यह है कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो लगभग 2.5 से ज्यादा होता है, और हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण से उसके लिए क्रांतिक कोण का मान जो है ये काफी कम है, ये लगभग 23 डिग्री के आसपास होता है। तो अपवर्तनांक ज्यादा होने से क्रांतिक कोण कम है, और क्रांतिक कोण कम होने के कारण से उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ज्यादा होती है। सामान्यतः कांच को यदि हम एक डायमंड शेप दे दें तो उसमें उतनी चमक नहीं आएगी जितना कि ओरिजिनल डायमंड के अंदर आएगी। तो डायमंड की काफी फलकें बनाई जाती है, और प्रकाश जब उसके अंदर प्रवेश करता है तो बाहर आने के पहले वो कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है अंदर। तो जितनी सतह से वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है उतना अधिक चमकदार दिखाई देता है। तो हीरे की जो ब्रिलियंस है यानी कि जो चमक है उसका कारण है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का बार बार होना, ज्यादा होना, तो इस कारण से वो चमकदार दिखाई देता है। दूसरा ये है मरीचिका। दो प्रकार की मरीचिका होती है, एक डेजर्ट में होती है यानी कि रेगिस्तान में होती है। रेगिस्तान के अंदर गर्मी के समय में बालू गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण से नीचे की हवा विरल होती है और ऊपर की हवा सघन होती है। अब यदि कोई खजूर का पेड़ है तो उसका ऊपर का हिस्सा सघन माध्यम में है और नीचे विरल माध्यम है। प्रकाश जब उसके ऊपर के हिस्से से नीचे आता है तो एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तित होने के कारण से वह हमें प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देने लगता है। जैसे कल्पना कीजिए कि एक पेड़ है और यहां से जब प्रकाश चलेगा और नीचे आते आते यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगा तो हमें देखने पर यह प्रकाश इस प्रकार से यहां से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि ये पेड़ हमें उल्टा दिखाई देगा, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि पानी के अंदर दिखाई देता है। तो इसको रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। तो रेगिस्तान के अंदर कुछ दूरी पर हमें पानी का आभास होता है जमीन पर, तो वास्तव में होता नहीं है, बल्कि वो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से आभास होता है। ऐसी ही मरीचिका समुद्र के किनारे भी होती हैं। समुद्र के किनारों पर कई बार ऐसा आभास होता है कि जहाज हवा में उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। समुद्र के किनारे क्या होता है कि नीचे जलवाष्प होती है, जलवाष्प के कारण से नीचे की हवा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ऊपर की हवा का अपवर्तनांक कम होता है। अब जहाज यदि दूर है तो उससे ऊपर की ओर चलने वाली प्रकाश की किरण, सघन से विरल में जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर हम तक पहुंच सकती है और हमें जहाज ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो बिल्कुल इसका उल्टा संभव है समुद्र के किनारे पर, तो वहां पर भी मरीचिका दिखाई देती है। तो दो प्रकार की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका में हमें जमीन पर पानी दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देते हैं जमीन पर, और समुद्र के किनारे हमें जहाज उल्टे दिखाई देते हैं, इसका भी कारण मरीचिका है। तीसरा होता है वो प्रकाशी तंतु। ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं इसको, और ऑप्टिकल फाइबर का काफी अच्छा उपयोग है। दूर संचार के अंदर तो इसने क्रांति लाकर रख दिया है, इंटरनेट की स्पीड वगैरह इसी से हमें मिलती है। तो ऑप्टिकल फाइबर भी एक प्रकार की केबल होती है। उस केबल में क्या होता है कि अंदर एक तंतु होता है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, उसके बाहर एक खोल होती है जिसका अपवर्तनांक कम होता है। तो जब प्रकाश अंदर वाले तंतु में प्रवेश करता है तो वह जब सतह से टकराता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाता है और वो अंदर ही मुड़ता हुआ दूसरे सिरे से बाहर आता है। तो इस प्रकार से प्रकाशिक तंतु के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी क्षति के पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग होता है। तो प्रकाशिक तंतु ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करने वाली एक युक्ति है। तो और भी कई बातें हम कर सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, कि कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि कांच की ग्लास के अंदर उसकी अंदर की सतह जो है वो बिल्कुल चांदी जैसी चमकती हुई दिखाई देती है। तो इसका मूल कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।